कई बार आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कुछ लोग क्यों सफल होते हैं और बाकी असफल क्यों हो जाते हैं। कैसे लोग इतने अमीर और खुश रहते हैं? तो जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। इंसान की अवचेतन मन की शक्ति ही उसे कामयाब और खुशी देती है या दुख और नाकामयाबी। कई रिसर्च और साइंटिफिक टेस्ट से पता चला है कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। जैसे विचार और विश्वास हम इसे देते हैं वैसा ही वो रियल बनता है। और यही सारी बातें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इस पुस्तक के अध्याय की ओर। अध्याय 1, आपके अंदर एक खजाना मौजूद है। एक 75 साल की विधवा ने अपने लेखक को खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। उसने वही किया जैसा लेखक ने उसे करने को कहा था। वो औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उससे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा हैं और खुश हैं। आपके अंदर असल में एक पूरे सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं तो क्या बात है। आप जब किसी टेस्ट से पहले खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दें, बल्कि पूरे जोर के साथ दोहराते रहें, विश्वास रखें और उम्मीद भी। और फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अध्याय नंबर 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बूढ़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो खुद को यकीन दिलाती रही कि उसकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा, चेतन और अवचेतन हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड, चेतन मस्तिष्क वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं छोटी से छोटी चीज़ भी आपके सबकॉन्शियस लेवल, अवचेतन लेवल को अफेक्ट करती है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग लेवल हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार कर करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। उदाहरण के लिए हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहा जाता है उसे आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मस्तिष्क बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही या गलत जो भी विचार रखते हैं उसे ये बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कुश्ती के खुद ही मालिक हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। सोच समझ कर चुनें, अच्छा चुनें और अपनी खुशियाँ चुनें। अध्याय 3, आपके सबकॉन्शियस अवचेतन दिमाग के काम करने की जादुई ताकत। एक स्कॉच सर्जन डॉक्टर जेम्स एस डिले ने कुछ 400 ऑपरेशन किए जब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सकें। तो उन्होंने आखिर ये कैसे किया? अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देकर। वे उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन। उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे और उनका मोर्टेलिटी रेट यानी पेशेंट के मरने का रेट भी बहुत कम था, लगभग 2 से 3% ही। अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वे उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन और आपके थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो भी आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशन होती है जिसे अपने दिमाग से निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना आपकी बॉडी में अल्सर्स, हार्ट प्रॉब्लम या मेंटल इलनेस जैसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी।
अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोएं उससे पहले अपने मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी। पॉजिटिव विचारों को आने दें, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें और फिर इसके मिरेकल क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। अध्याय 4 और 5, मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को डंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो एक डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी ज़बान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों के बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी और वो उसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है और फिर वे लोग सच में उसी बीमारी के सिम्टम्स दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मस्तिष्क कई हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वे उसी तरीके से एक्ट भी करने लगते हैं। ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज के अवचेतन मस्तिष्क को यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका अवचेतन मस्तिष्क ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने अवचेतन मस्तिष्क की ताकत को याद रखें। न जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस ना करें। आज हम सब अपने अवचेतन मस्तिष्क की पावर से वाकिफ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जानें कि आपकी क्या चीज़ हिल करती है और फिर उसे अपने अवचेतन मस्तिष्क को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगा। और आखिरी बात यह है कि प्रार्थना करें और अपनी दुआओं पर यकीन रखें। अध्याय 6, मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक। जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियर कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेस और स्ट्रेंथ की बात कही गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकता था। तब उन्होंने एक मजबूती पूरी तरह से आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया। ये सारे स्टेप्स ऑर्डर में किए गए और कोई भी स्टेप्स पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरह नाकामयाब रहता। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती हैं, वे भी कुछ इसी तरह हैं। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। कुछ चीज़ें पहले होनी होती हैं तो कुछ बाद में। नंबर 1, इनमें से सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने अवचेतन मस्तिष्क में रखते जाएं, ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस दूर कर पाएं। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूती इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद ही सच में वो ठीक महसूस करने लगेगी। नंबर 2, दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रच कर ऐसा कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्यालों में रखें। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर उसकी वॉलपेपर लगाकर भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं, या अपने सपने की फ़ोटो कीबोर्ड में लगाकर रखें और रोज़ उसे देखें। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज़ हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सोने से बिल्कुल पहले का टाइम सबसे बढ़िया माना जाता है। अध्याय 7, सबकॉन्शियस दिमाग की आदत लाइफ वार्ड है। लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीफसन हर रात सोने से पहले कुछ करते थे। वे सोने से पहले अपने अवचेतन मस्तिष्क को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थीं, और इस तरह वे कहते थे कि उनके अवचेतन मस्तिष्क की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार करके देती है, जिसके बाद वे लिख देते थे।
उनकी इस बात से पता चलता है हमारे अवचेतन मस्तिष्क की ताकत कितनी जबरदस्त होती है। ज्यादातर बच्चे हेल्दी और स्ट्रांग पैदा होते हैं, ये बहुत आम बात है, मगर बीमार पड़ना और कमजोर होना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये लाइफ स्ट्रीम के खिलाफ है। सेल्फ प्रिजर्वेशन हम इंसानों की सबसे स्ट्रांग एक्टिविटी होती है। फ्रेडरिक एलियन एंड्रयूज का ऐसा लड़का था जिसे पोटस की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। अपने बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा, और उसकी प्रेयर्स काम आई और वो सच में ठीक होकर एक तंदुरुस्त इंसान बन गया। सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल किया करता था जिसके बारे में आपको पहले बताया गया था, और ये तरीका काम आया। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद को रिन्यू करता है। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग बने और बिना किसी नेगेटिविटी, डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहें, क्योंकि ये आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। अध्याय 8, जो रिजल्ट आप चाहते हैं उसे कैसे पाएं। एक बार एक मकान मालिक था जो फर्नेस रिपेयरमैन से इस बात पर लड़ रहा था क्योंकि वो एक बॉयलर को ठीक करने के $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा रकम है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग फीस के सिर्फ $5 ही मांग रहा है, बाकी के $195 तो वो इस काम की नॉलेज होने की फीस ले रहा है। ठीक इसी तरह आपका अवचेतन मस्तिष्क भी बहुत होशियार है, जिसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ और दुख दूर करने की अनेक तरीके हैं। हमारे फेल होने का एक ज़रूरी वजह होती है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर उतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और यही वजह है उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए अपने चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के बीच के कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। अपने सपने को पूरा होता हुआ बार बार देखें। अध्याय 9 और 10, अपने अवचेतन मस्तिष्क की पावर को पैसे और अपने अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। लेखक का एक दोस्त सालाना $75,000 कमाता है। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, मज़े किए, और जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उनके कई साथी जो उससे बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानते थे और इवन बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वो सारे उनसे छोटी पोजीशन में ही रह गए थे और उनसे कम सैलरी लेते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सबको ना तो अपने अवचेतन मस्तिष्क की पावर के बारे में ना कोई नॉलेज थी और ना ही कोई इंटरेस्ट, और इसलिए उनके कोई बड़े सपने भी नहीं थे। ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर होते हैं। सच तो ये है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडिया सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी ये आपको अमीर बनने में मदद कर पाएगा। इसे मोटिवेशन देते रहें कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आपका अवचेतन जो नए विचार आपको देगा उन पर काम करना शुरू कर दें। जो आप कहें उसे पूरी तरह यकीन करें, क्योंकि आपका अवचेतन तभी उन आइडिया को एक्सेप्ट करेगा जब आप अपने चेतन मस्तिष्क में भी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत नहीं है तो फेल होने की राय में यही पहला कदम होगा। सबसे पहले तो ये विचार दिलो दिमाग से निकाल फेंकें कि पैसा सब बुराई की जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत ही करेंगे तो भला इसे कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इसे प्यार करें। अपने अमीर होने पर यकीन रखें। जो लोग पैसे की बुराई करते हैं अक्सर वही किसी न किसी फाइनेंशियल परेशानी से गुजर रहे होते हैं। जो ऐसा सोचता है उसके दोस्त जब उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं और आगे निकल चुके होते हैं तो ऐसे लोग जल बनकर खाक हो जाते हैं। उनका दिमाग नेगेटिव विचारों से भर जाता है। जिस चीज़ के लिए वो प्रे कर रहे होते हैं अब उसी को वो कोसते रहते हैं। पैसे की ताकत बड़ी है, मगर इसे भगवान न बनाएं। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है। असली खजाना तो आपके दिमाग में छुपा है, जो आपके विचार हैं। इसलिए पैसे को कभी भी बुरा ना कहें। अध्याय 11 और 12, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है, और देखिए किस तरह साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। सफल होने के लिए 3 खास स्टेप्स हैं। स्टेप्स 1, अपनी पसंद की चीज़ें करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको पता नहीं कि वो क्या है तो उसे जानने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करें। स्टेप 2,
किसी एक खास चीज़ में महारत हासिल करें। जो आपको पसंद हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। जैसे कि मान लो आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है तो इसकी किसी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाएं, जैसे एंडोडोक्टिक्स या ओरल सर्जरी या किसी और चीज़ में। स्टेप 3, जो भी आपको पसंद हो वो सिर्फ आप तक ही सीमित न रहे। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के भी काम आए। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करें तो बेहतर होगा। आप इन स्टेप्स को अपनाते वक्त अपने अवचेतन की पावर को कभी ना भूलें। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन और बाकी बहुत से साइंटिस्ट अपने अवचेतन की आवाज़ सुनते थे और इसका उन्हें बहुत फ़ायदा भी हुआ। बेहद कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता था तो वे अपने ख्यालों में ही उसका इन्वेंशन कर लेते थे। वो जानते थे कि अपने अवचेतन का इस्तेमाल करके वो चाहे जो बना सकते हैं। उनका दिमाग उस पॉइंट पर पहुंच चुका था कि किसी भी डिज़ाइन के इन्वेंशन होने से पहले ही उनके दिमाग को उस डिज़ाइन का डिफेक्ट भी नज़र आ जाता था। इसलिए इन्वेंट करने से पहले ही वे डिज़ाइन इसी तरह बनाते थे कि उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, जिससे उनका पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच जाता था। अध्याय 13, 14 और 15, आपका सबकॉन्शियस और नींद, मैरिटल प्रॉब्लम्स और खुशियाँ। एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं पर्सनली तक अपनाता हूँ। जब अगले दिन मुझे कोई काम होता है और मुझे मन में ये डर रहता है कि मैं टाइम पर उठ नहीं पाऊँगा, तो मैं दिमाग में सोचता रहता हूँ और खुद को यकीन दिलाता हूँ कि सुबह मैं टाइम पर उठ जाऊँगा। मैं तब तक इस बारे में सोचता रहता हूँ जब तक मेरे अवचेतन मस्तिष्क में ये बात पूरी तरह से बैठ नहीं जाती, और फिर दूसरे दिन मैं एकदम टाइम पर ही उठता हूँ। और ये टेक्निक आज तक फेल नहीं हुई, एक बार भी नहीं। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इसमें आपको कोई अलार्म भी नहीं चाहिए। हालांकि मैं फिर भी अलार्म सेट करके रखता हूँ, मगर हमेशा अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ जाता हूँ, जिससे पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। गाइडेंस का मतलब हमेशा किसी चीज़ से या पैसे की मदद से नहीं होता, और ज़रूरी नहीं कि जब आप जागे हुए हों तभी आपको गाइडेंस मिल सकती है। कई बार आपके सपने में भी आपको गाइडेंस देते हैं। अपने अवचेतन मस्तिष्क की पावर को कभी अनदेखा ना करें। इससे न केवल आपकी हेल्थ पर बड़ा असर पड़ सकता है, बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी। किसी के साथ ज़िंदगी भर का सफ़र निभाने के लिए आपका रिश्ता स्पिरिचुअल होना भी ज़रूरी है। जब आप किसी से मोहब्बत किए बगैर सिर्फ पैसे, पोजीशन या सिर्फ ईगो के लिए शादी करते हैं तो ऐसा रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। शादी का बंधन किसी भी चीज़ से ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए, जहां दोनों पार्टनर के दिल एक साथ धड़कते हों, जहां वे एक होकर ज़िंदगी के सफ़र में कदम रख सकें। आजकल लोगों का मानना है कि शादी हर प्रॉब्लम्स का जवाब है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किसी को अपनाने से पहले आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं हैं तो अपने पार्टनर को कैसे खुश रख पाएंगे? अपने पार्टनर से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको खुश कर देगा। खुद को खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है, न कि किसी और की। अपने अवचेतन मस्तिष्क को यकीन दिलाएं कि आप अधूरे नहीं हैं, अपने आप में पूरे हैं। तभी आप किसी और से प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में गलतियों को दोहराना एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके मन में नेगेटिव विचार भरे हुए हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क भी इन्हीं नेगेटिव विचारों को अपना रहा है। अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाएं। अपने साथी और अपनी शादी में यकीन रखें ताकि आपका अवचेतन मस्तिष्क भी यही माने। हमेशा एक बात याद रखें कि शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियां आना बेहद आम बात है, और इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। जब आपको दांत में दर्द होता है तो क्या आप इंजीनियर के पास जाते हैं? नहीं ना। तो आपकी शादी भी आपके दांत के दर्द से कम ज़रूरी मसला नहीं है। जब भी कोई परेशानी आए तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी तीसरे के साथ कभी भी अपनी मैरिड लाइफ प्रॉब्लम को डिस्कस ना करें। आपकी खुशियाँ सिर्फ आपके हाथ में हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी टूटने की कगार पर है तो जानते हैं क्या होगा, एक दिन ये सच में टूट सकता है। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके अवचेतन मस्तिष्क को भी यही यकीन होने लगता है। जब आप खुशियों की जगह नेगेटिव सोचेंगे तो खुशियाँ कहाँ से पाएंगे? अब सवाल है कि खुशियाँ कैसे चुनी जाएं। इसके लिए आपको रोज़ सुबह उठकर खुद से ही दोहराना होगा कि आपकी ज़िंदगी ऊपर वाले की दी हुई है और इसका कंट्रोल आपके हाथ में है, और वो जो आपके लिए चुनेगा सबसे बढ़िया होगा। जो कुछ भी होगा एकदम बढ़िया होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे।
अध्याय 16, 17, 18 और 19। आपका सबकॉन्शियस माइंड और इंसानी रिश्ते, माफ करना, मेंटल ब्लॉक्स और डर। सिगमंड फ्राइड, साइको एनालिसिस के ऑस्ट्रियन फाउंडर, कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है, क्योंकि जब आप दिल में नफरत पालते हैं तो आपकी आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश करें कि किसी को भी नुकसान न पहुंचे। नफरत करने वाला इंसान का हाल वही है जो जहर पीता है और सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा। ये पागलपन ही है ना? तो आप क्यों दूसरों को धोखा देते हो, हर्ट करते हो, उन्हें दुख देते हो, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में भी जहर भर जाएगा, आपका खुद का नुकसान होगा। लोगों को रिस्पेक्ट दो और उनसे हमेशा अच्छे से पेश आओ। जैसा आप खुद के लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों से करो। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है, औरों के नहीं। जब आपको कोई तंग करने की कोशिश करता है तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या रिएक्शन देंगे। दूसरों की हरकतों से आप क्या महसूस करते हैं ये सिर्फ आपके हाथ में है। अब चाहे आप उस बात से चिढ़कर पूरा दिन खराब कर लें या फिर उनकी बातों को इग्नोर करना सीख जाएं, उन्हें माफ़ करना सीख जाएं। लोगों को माफ़ करना दरअसल दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के खिलाफ एक एंटीडोट की तरह काम करता है। जब आप लोगों को माफ़ करते हैं तो आपकी आत्मा एक शांति और सुकून से भर जाती है, और एक तरह से लोगों को माफ़ करके आप लाइफ को पेबैक भी करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आपको मौके देती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है या पैर पर चोट लग जाती है तो आपका सबकॉन्शियस भी कुछ इस तरह से आपको माफ़ करता है और उस चोट को ठीक करता है। एक आदमी था जो दिन रात इतनी मेहनत करता था कि एक दिन उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उस आदमी ने कभी मुश्किल से ही अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया था। हमारे लेखक ने उससे बात की। उसने उस आदमी को समझाया कि उसके ऐसा करने की वजह यही है कि उसके अपने बच्चों को वक्त न देने का दुख अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को सजा दे रहा था। उसे खुद को माफ़ करना सीखना होगा, तभी वो खुश रह पाएगा। हम इंसान आदत से लाचार होते हैं। बुरी आदत और अच्छी आदत के बीच सिर्फ एक चुनाव का फर्क होता है। आप क्या चुनते हैं ये आपकी मर्जी है। चाहे तो आप बुरी आदत अपनाएं या अच्छी, सब आपके हाथ में है। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे इग्नोर ना करें। एडमिट करें कि वो आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी जिंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे मानते ही नहीं हैं कि वे शराबी हैं। उन्हें शर्म आती है, ये मानने में पछतावा होता है और उनके ईगो को ठेस पहुंचती है, और नतीजा ये है कि वे कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। जब आप इस पॉइंट पर आ जाएं कि आपको अपनी कोई भी बुरी आदत छोड़नी ही छोड़नी है तो खुद की पीठ थपथपाएं, क्योंकि आपने आधा किला फतह कर लिया है। अपने अवचेतन मस्तिष्क को कंट्रोल करने की राह में पहला रोड़ा है आपका डर। इसे दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिसे करने से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। एक बार एक लेडी एक ऑडिशन देने पहुंची। हालांकि अपने स्टेज फोबिया की वजह से वो 3 बार फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज़ में जादू था, मगर उसके नेगेटिव ख्याल उसके अवचेतन मस्तिष्क में जमे हुए थे, और इसलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से ही वो डर जाती थी। उसने इसका जो इलाज निकाला वो बेमिसाल था। वो खुद को दिन में 3 बार कमरे में बंद कर लेती थी। एक चेयर पर बैठकर रिलैक्स होकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी। फिर वो खुद में दोहराया करती थी कि उसके पास गजब की आवाज़ है जिसकी बदौलत वो किसी का भी दिल जीत सकती है। वो खुद से 10-10 बार कहती थी कि उसे स्टेज पर डर लगना। जिस दिन उसका ऑडिशन था उसकी एक रात सोने से पहले उसने ये टेक्निक दोहराई, और कमाल की बात यह है कि ये काम कर गई। वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ी, बहुत ही खूबसूरती से गाया और लोगों पर अपनी आवाज़ का जादू चला दिया। अध्याय 20, जवां दिल कैसे बने रहें हमेशा। लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वे 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उनके लिए रिटायरमेंट किंडरगार्टन के फर्स्ट ग्रेड में जाने जैसा है। उसके लिए ये जिंदगी और विजडम की राह में एक और कदम रखने जैसा है। उसका सोचना कितना सही है। हमें उम्र को इसी तरह लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं है, बल्कि अनुभवों और समझदारी के अलग अलग पड़ावों से गुजरना है, और यही मरते दम तक चलना चाहिए कि हम जिंदगी का भरपूर फायदा उठाते रहें। 65 से 95 साल की उम्र के बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया है। उन्होंने ज़िंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिए और बहुत कुछ सीखा। जिन्हें मरने से पहले बूढ़ा होने का डर लगता है
उनके अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं। वे उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनके अवचेतन मस्तिष्क में नेगेटिव विचार जमा होने लगते हैं और वे उनके साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। सारांश, अवचेतन मन एक अच्छा दोस्त भी है और एक दुश्मन भी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे क्या बनाना चाहते हैं। जब सही विचार रखते हो और बार बार उन विचारों और इच्छाओं को दोहराते हो, तब ये आपका साथी बन जाएगा और उन रास्तों को ढूंढने लगेगा जिससे फिर आपकी इच्छा पूरी होगी। वैसे ही गलत विचार, नकारात्मक बातें इसे बार देने से ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने अवचेतन मन की शक्ति पे विश्वास रखें और खुद पे विश्वास करें कि आप भी अपने सपने को सच कर सकते हैं। इसके पास आपकी हर समस्या का समाधान है। कभी कभी जवाब जल्दी मिल जाता है और कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है, पर ये समाधान देता जरूर है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, क्रिएटर्स अपने अवचेतन मन में अपनी अच्छाइयों को भर देते हैं, जिसका परिणाम उनकी उम्मीदों से भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, आशा है आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी अच्छी लगी होगी। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, इससे आप कई सारी बातें अपने अवचेतन मस्तिष्क के बारे में सीख पाएंगे।